नमस्कार सभी को। आज हम ध्वनि के अभिलक्षण के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। उससे पहले बताया गया था, पहले मतलब उसी लेक्चर में बताया गया था प्रत्यास्थ तरंगे क्या होती हैं, या हम बोलते हैं यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं। उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, पर आपको बोला गया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करके बताएंगे, बिकॉज उसके ध्वनि के जो अभिलक्षण है उसमें भी हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी जो थ्योरी है और उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, एक्चुअली जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत मैटर रखता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल, छोटा न्यूमेरिकल, एक्चुअली मान लो जैसे v इक्वल्स टू एल लैम्डा है, जैसे मान लो तरंग वेग है, v इक्वल्स टू एल लैम्डा है, जिसमें उसमें आपको आवर्ती और तरंग दैर्ध्य की वैल्यू दे दी गई हो। तो आपसे क्या पूछा हो, तरंग वेग पूछा हो, तो मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो न्यूमेरिकल बन जाता है। तो छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, बट जानना जरूरी है होता क्या है, फिर हम चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला मतलब हमारा जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, प्रत्यास्थ तरंगे या यांत्रिक तरंगे, जिसमें मैं आपको सर्वप्रथम पढ़ाऊंगा अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, पार्ट उसका ही है, ध्वनि तरंगों का ही पार्ट है। अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में माड़ा माड़ा थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है हमने, बिल्कुल लाइटली पढ़ा हुआ है, बट आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अच्छा सा। ठीक है, और इसी डायग्राम से हम सारा काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लो ये अनुदैर्ध्य का एक, दोनों में डिफरेंस करना देखना। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य का है और एक अनुप्रस्थ का बना देते हैं। सेकंड जो है वो बनाते हैं अनुप्रस्थ का। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों के लिए ये विस्थापन का ग्राफ होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया है, ये क्या है हमारा विस्थापन है, और ये क्या है तरंग की दिशा। क्लियर है, ये भी क्या है तरंग की डायरेक्शन, और ये क्या है जी विस्थापन है जी। कुछ भी बोल सकते हो, y बोल सकते हो, -y बोल सकते हो, x बोल सकते हो, अच्छा जैसी आपकी इच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमारा समझना है, वो फर्क पड़ना चाहिए। अभी समझो जी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में जो डिफरेंस है वो समझो जी। अभी क्या होता है, इसमें जो होता है वो होता है, दो शब्द बोल रहा हूं, एक बोल रहा हूं संपीड़न और एक बोल रहा हूं विरलन। बिल्कुल ध्यान से समझना जी, बिल्कुल 1 सेकंड में समझ आ जाएगा अगर 10 सेकंड ध्यान रखोगे तो। संपीड़न क्या होता है, हम बोलते हैं किसी भी चीज को प्रेस करते हैं, प्रेस करने का मतलब क्या होता है, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। विरलन का मतलब हमने पढ़ा हुआ है जहां पर कण बहुत कम कम होते हैं। तो आप ध्यान रखना जी, जो अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगे होती हैं वो संपीड़न और विरलन के अकॉर्डिंग चलती हैं। समझो पहले, संपीड़न और विरलन का मतलब क्या हो गया, जहां पर दाब, मतलब दाब का मतलब क्या हो गया, हमने बात करी किसकी बात करी, प्रेशर की। जहां प्रेशर और घनत्व का मान ज्यादा होगा, घनत्व क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो हमने क्या बोला, संपीड़न, सॉरी प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, उल्टा बोल गया। प्रेशर का वैल्यू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जहां धक्का मुक्की ज्यादा होगी, संपीड़न ज्यादा होगा, वहां हम कहेंगे कण पास पास होंगे वहां, और जहां विरलन, जहां कण दूर दूर होंगे, इस प्रकार की स्थिति जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के मध्य होती है, या अनुदैर्ध्य तरंगों के अंदर होती है, या अनुदैर्ध्य तरंगों के बीच होती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं संपीड़न और विरलन के बीच की जो स्थिति है, या संपीड़न और विरलन। अभी देखो संपीड़न विरलन का मतलब क्या हो गया, ये मान लो विरलन हो रहा है, ये विरलन हुआ, फिर यहाँ पे क्या आ गया, बहुत ज्यादा संपीड़न हो गया, फिर क्या आ गया विरलन आ गया, फिर क्या हो गया संपीड़न हो गया। तो अभी ये क्या स्थिति है, ये स्थिति, ये तो है संपीड़न की, और ये स्थिति क्या है विरलन की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तब क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए, जल के भीतर कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं,
तो ध्यान रखना जी, जल के जो भीतर उत्पन्न होती है, मैं यहां स्टार डाल के लिख देता हूं, जल के भीतर अनुदैर्ध्य, हमेशा ध्यान रखना जी, चाहे आप रट्टा मारो चाहे कुछ भी करो, बट ये चीज ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल की सतह पर, सतह ऐसे लिखते हैं, सतह पर, सरफेस मतलब ना अंग्रेजी वाले, सरफेस पर उत्पन्न किस प्रकार की तरंगे होती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ। वापिस ध्यान रखना जी, मैंने क्या बोला, जल के भीतर क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य, जल की सतह पर क्या होती हैं, अनुप्रस्थ। ऐसा कौन सी स्थिति है जहां दोनों होती हैं, तो आप बोलोगे स्टील की छड़ को जब हम बजाते हैं, स्टील की छड़ को बजाते हैं तो वहां दोनों स्थितियां होती हैं। क्या बोलेंगे, स्टील की छड़ को बजाने पर अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है जी, स्टार डाल लेना तीनों चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जल की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगे किस प्रकार, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य संघनन विलयन दाब की स्थिति ज्यादा जहां पर वहां संघनन, और जहां पर कम वहां क्या होगा, विलयन हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और इतना है भी नहीं ना। ठीक है जी, समझ आ गया जी, इरेज कर दें। अच्छा ठीक है, ओके। अभी क्या है, अभी अनुप्रस्थ की बात कर रहे हैं, तो अनुप्रस्थ में क्या होता है, पृष्ठ के जो लंबवत होती है, पृष्ठ के जो लंबवत होती है वो क्या होती है, वो क्या होती हैं जी, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसका क्या बोलेंगे, पृष्ठ की जो लंबवत होती हैं, ये क्या होता है, मैक्सिमम आयाम होता है। अब इस कंपनों की संख्या, स्थितियां सब पढ़ेंगे। हमारा क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। एक बार मैं वापस इसको बनाऊंगा ऊपर की ओर, फिर हम इस पे सारी चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको पता है पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, बात समझ आ गई, तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, अनुप्रस्थ तरंगों के ऊपर बात कर ले। ठीक है, इरेज कर दे इसको। ओके, ये आपसे वादा किया था इसलिए बताना जरूरी था। ओके चलो, अभी इस पे हम सारी बात करेंगे। अगर यह जो स्थिति बोलते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं संपीड़न की स्थिति, और यहां की जो स्थिति होती है, ऐसे लिखा जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, दिक्कत भी नहीं आएगी। इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। और ये किस स्थिति होती है, ये होती है संपीड़न की, और ये जो स्थिति मानते हैं ये होती है विलयन की। अच्छा, सबसे पहली बात जो होता है, इसको बोलते हैं हम ग्रथ या घाटी। इसको मैं अलग ढंग से लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। इसको बोलते हैं ग्रथ, घाटी, ग्रथ लिखा होता है। और ये जो स्थिति होती है वो होती है क्षरंग। क्या होती है, क्षरंग की स्थिति। अभी देखो, ये विस्थापन ही होगा जी, और ये तरंग की दिशा ही होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इस डायग्राम से हम सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो जो हमारी गिवन है, जितनी हो सकती है उतनी पढ़ेंगे। अच्छा, अभी क्या होता है, अभी क्या होता है, आयाम क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डालना स्टार्ट करते हैं। आयाम क्या होता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी तरंग की बात कर रहे हैं, उसका जो मैक्सिमम विस्थापन होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो क्या कहलाता है, आयाम। जिन चीजों की डेफिनेशन है उनकी डेफिनेशन बताएंगे, जिन चीजों के फार्मूला है उनके फार्मूला बताएंगे। अच्छा, आयाम क्या होता है, मैक्सिमम, इसको लिखते हैं अधिकतम विस्थापन किसी भी कण का, या कण की चाल का, किसी भी कण का, ऐसे लिख देते हैं ताकि अच्छे शब्दों में लिखा जाए, किसी भी कण का अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है, जिसे ए से
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्वनि के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब व घनत्व के बराबर होता है। भाई स्टार डाल लेना जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, लिखिए जी। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला है मैंने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसकी रेंज का जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो गया, इसका आयाम हो गया, इसको क्या बोल दिया, एम्पलीट्यूड बोल दिया, इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अभी क्या है, अभी क्या है, आवर्ती है, वापस समझो, आवर्ती, ये अच्छा ये समझो, ध्वनि के लिए बोला है मैंने, इसका जो होता है दाब और घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, दाब का भी पता है और घनत्व का भी पता है जी, डेंसिटी, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, आवर्ती क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, इसमें यहां लिखते हैं, आवर्ती होता है कंपनों की संख्या, या किसी किताब में लिखा है 1 सेकंडों में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। ठीक है, इसको एन या एन से दिखा दो जी, वैसे तो न्यू भी बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, सॉरी, एन या म्यू से दर्शाया जाता है। ठीक है जी, एन से भी बोलते हैं, कई एफ से भी डिफरेंट ऐसे बता देते हैं। ठीक है, तो न्यू से दिखाया जाता है, 1 सेकंडों में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी आवर्ती कहलाती है। और इसके जो अगला डेफिनेशन है वो क्या है, आवर्तकाल है। मिटो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जैसे आपकी इच्छा है, इरेज कर दें। अच्छा, अभी आवर्ती हो गया, तो अभी क्या बात करेंगे, आवर्तकाल की बात करेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं पर ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी रीजन से करवा रहे हैं, ऐसे नहीं करवाते। अच्छा, अभी क्या बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे, आवर्तकाल की बात कर रहे थे। तो आवर्तकाल अगर मैं सीधा बोलूं तो हम क्या बोलेंगे, न्यू इक्वल्स टू 1/t। तो न्यू क्या है, आवर्ती है, और ये क्या है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल है। तो अगर आपसे कोई इसका मात्रक पूछ ले, इसका मात्रक पूछ ले, तो क्या बोलोगे, प्रति सेकंड, क्या बोलो, सेकंड। ठीक है, आवर्तकाल क्या बोलेंगे, प्रति सेकंड। तो या बोल सकते हैं आवर्तकाल बराबर में 1/आवर्ती, या आवर्तकाल बराबर में 1/आवर्ती, ये भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, वो आप पे निर्भर करता है। अरे x बराबर 1/2, तो 2 बराबर 1/x लिखोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना, वजन गुना तो किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वही मैंने किया है। न्यू क्या है, आवर्ती है, 1/आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल 1/आवर्ती। अच्छा, एक चीज, आवर्ती का मात्रक हमने लिखा नहीं ना, इसको हम लिखते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज। ठीक है जी, उतारना चाह रहे हो तो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जी। ठीक है जी, आगे हम क्या बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे तरंगदैर्ध्य की। आगे किसकी बात करेंगे, तरंगदैर्ध्य की। इरेज करना चाहूंगा इसको भी इरेज, चलो इसको। अच्छा, अभी तरंगदैर्ध्य क्या होता है, तरंगदैर्ध्य क्या होता है, इसमें आगे लिखता जाता हूं, टी, लैम्डा, न्यू, एफ भी लिख सकते हैं, एन भी लिखते हैं, ए लिखते हैं। अच्छा, आओ आगे। अभी क्या है, तरंगदैर्ध्य मतलब लैम्डा। अभी क्या होता है, तरंगदैर्ध्य का मतलब समझो। तरंगदैर्ध्य क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसी बात कर रहा है जिससे कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हो, या ऐसे बोल सकते हैं एक कंपन को पूरा करना, तो यहां तक होगा या यहां तक पूरा होगा, तो एक कंपन पूरा कहां तक होगा, मतलब एक श्रृंग और एक घाटी या ग्रथ, तो वो क्या होगा, एक पूरा कंपन पूरा होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, अभी ये समझो, यहां से लेकर यहां तक क्या है, तरंगदैर्ध्य है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, तरंगदैर्ध्य है।
मतलब एक इसका ग्रथ हो गया और एक इसका क्या हो गया, श्रृंग हो गया। तो दो हमने, एक श्रृंग और एक ग्रथ मिलकर दो हो गया ना, तो एक श्रृंग और एक ग्रथ का मिलकर क्या बना दिया, उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। तो उसकी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य होगी। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से लो, यहां से लो, या यहां से ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ये क्या होगा, यहां से लेकर और यहां तक, ये इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, लैम्डा। जिस इसका तरंग दैर्ध्य का मात्रक लिख देते हैं, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, मीटर की, मतलब दूरी होगी ना, ये दूरी होगी ना, तो दूरी क्या होगी, मीटर में तो नापेंगे, तो क्या होगी, लैम्डा इक्वल्स टू मीटर में नाप देंगे। अभी तरंग संख्या क्या होगी, तरंग संख्या वो होगी कि जैसे मान लो कि कंपनों की बात कर रहे हैं, एक सेकंड में कितने कंपनों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, उसकी तरंग संख्या होगी। या उस कंपनों के अंदर क्या तरंग दैर्ध्य की वैल्यू है, वो क्या उसकी तरंग संख्या है। तरंग वेग क्या होगा, तरंग वेग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तरंग संख्या की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ओ सर तरंग वेग की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तरंग वेग बराबर में, अच्छा वेग बराबर में क्या होता है, वेग बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय। तो वेग बराबर में क्या है, दूरी बटा समय। अभी मैंने क्या बोला कि जो दूरी नापनी है वो किसमें नापनी है, वो नापनी है लैम्डा में। ठीक है, लैम्डा में नापनी है, और समय किसमें नापना है, टी में। और v इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपॉन टी। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, जो न्यू आवर्ती होता है या n आवर्ती होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन टी के बराबर होता है। तो अगर 1 अपॉन टी को हम क्या लिखते हैं, आवर्ती लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा। नहीं समझ आया, वापिस समझते हैं, वापिस समझते हैं। मैंने क्या बोला, n बराबर में क्या होता है, 1 अपॉन टी होता है। आवर्ती बराबर मैंने क्या बोला, 1 अपॉन आवर्त का बोला, बिल्कुल समझ आई समझ। अभी वेग बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो मैंने क्या बोला, यहां से लेकर यहां तक इसने क्या तय किया, दूरी तो बोली है। अगर दूरी ना होती तो मीटर क्यों बोलते, दूरी ना होती तो मीटर क्यों बोलते, तो दूरी के कारण हमने क्या बोला, इसको मीटर बोला। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो लैम्डा का, लैम्डा इसमें क्या, किसकी बात कर रहा है, तरंग की बात कर रहा है। तरंग कौन बताएगा, तरंग दैर्ध्य ही बताएगी। टी क्या है, समय के साथ, अभी ऐसा को पूछ सकते हो, समय के अनुसार तय की गई तरंग दैर्ध्य है, तरंग दूरी, ऐसा बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पर हमें जानना क्या है, उससे आया क्या है। तो हमने क्या बोला, उसकी जो वेग है, वेग क्या होता है, एन लैम्डा। वी इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। एन लैम्डा कैसे आया, एन की वैल्यू क्या है, एन बराबर 1 अपॉन टी होता है। 1 अपॉन टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एन पुट कर दिया, तो वी इक्वल टू क्या आएगा, एन लैम्डा आएगा। तो यहाँ लिखना चाहेंगे वी इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है। बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए, और आंसर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मेरे को लगता नहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए, इतने तो समझदार हो जी। अच्छा इरेज कर दें, ओके, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, एक आवर्ती में, सॉरी आवर्ती में नहीं, मेरे को आयाम में एक चीज याद आ रही है, वो मैं आपको शायद बताई है या नहीं बताई, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट ध्यान रखना, उसमें याद रखना कि विस्थापन का मान ऋणात्मक होने पर भी आयाम धनात्मक होगा। ध्यान रखना जी, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान रखना। विस्थापन का मान ऋणात्मक होने के बावजूद भी आयाम का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अभी कलांतर क्या होता है, कलांतर होता है कि जैसे हम किसी कण की बात करते हैं तो कण में क्या होता है, कंपन होते हैं। तो कंपन के कारण क्या होता है, दो कंपन की बात करेंगे या दो कणों की बात करेंगे, तो दो कणों के अंदर कंपन होगा तो उनके बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। एंगल मतलब थीटा कोण बनेगा। वो थीटा कोण क्या होता है, उन थीटा कोणों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, उसका कलांतर कहलाता है। तो अगर आप कलांतर को लिखना चाहोगे तो मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे कला प्लस अंतर। तो क्या लिखेंगे, दो कलाओं के बीच का अंतर, दो कलाओं के मध्य का अंतर, अंतर। तो क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस क्या होता है, दो कलाओं के बीच का अंतर क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है। इरेज करते हैं, कुछ इसका मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा फंडा है, कोई काम आने वाला काम भी नहीं है, जो देखेंगे उसके बाद आएगा जो।
अच्छा, कोणीय आवर्ती सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा बोल सकते हैं कि कण का समय के साथ कलांतर में परिवर्तन है, कला के अंदर परिवर्तन। वापस बोलेंगे, किसी भी कण का समय के साथ कला में परिवर्तन। इसमें लिखेंगे किसी भी क्या था, कोणीय आवर्ती। अभी देखो, अभी एक चीज समझाता हूं। अभी आप डेफिनेशन लिखोगे ना, उसका बाद काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी कण का समय के साथ कला में परिवर्तन। अब देखो इस डेफिनेशन से चेक करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी भी कण का, इसको ओमेगा से शो करते हैं, पहली बात तो ये समझो, ठीक है। कला क्या होता है, थीटा एंगल परिवर्तन किसके साथ हो रहा है, समय के साथ हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, इसको इसमें मापते हैं हम रेडियन में, और इसको किसमें मापते हैं हम, सेकंड में। तो ओमेगा कोणीय आवर्ती है, वो क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। सही बात है। पर हमें अभी चैन नहीं आ रहा। चैन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, सॉरी, ओमेगा टी क्या होता है, टी होता है सर 1 अपॉन टी, तो हमने पढ़ा है आवर्ती। अगर इस थीटा को हमने 2 पाई बोल दिया, अब देखो स्थिति देखना, जब थीटा बराबर में 2 पाई हो और आवर्ती n ली थी हमने, n इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन टी था। तो अब चेक करते हैं, पुट करते हैं, मतलब थीटा की जगह 2 पाई पुट किया और 1 अपॉन टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, n पुट कर दिया। तो ओमेगा बराबर में 2 पाई n, या कई जगह आपको लिखा होगा 2 पाई f थीटा बराबर में, या थीटा बराबर में 2 पाई न्यू, कहीं कुछ भी लिखा हो ना, कुछ घबराना का मतलब नहीं है। याद रखना जी, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई n, 2 पाई f, 2 पाई न्यू, जो भी आपको याद रहे। तो ये पहली बात तो 2 ही सिंबल दिए होते हैं, इसमें मत याद रखना। 2 पाई f और 2 पाई n में ही काम बनना स्टार्ट हो जाता है, बन जाता है जी। और आपको आवर्ती दी हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। क्लियर है, इरेज कर दें, इरेज कर दें। लास्ट वाला जो है संचरण नियतांक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उतार सकते हो। अगर समझना चाह रहे हो तो एक बार समझा देता हूं। ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन की कण का समय के साथ कला में परिवर्तन क्या होता है, कोणीय आवर्ती कहलाता है। डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से करते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपका अगर चैप्टर की बात करोगे उसमें क्या होता है, एक तो होता है काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। अगर फिजिक्स में बात करें तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है, जो हम वी वू लेते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब भी जैसा 11th में चैप्टर आता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं, अलग अलग रहती हैं। मतलब टॉर्क हो गया, फोर्स को हम उसमें टॉर्क बोलेंगे, पर वो स्थिति काम की नहीं है, बस बल गुण की बात करते हैं। तो अभी स्थितियां क्या है, कोणीय है, कोणीय हो जाएंगी, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। इसको इरेज करना चाहेंगे। अगला जो है हमारा, अगला जो स्थिति है वो है संचरण नियतांक। संचरण नियतांक एक्चुअली क्या है, अपने आप में एक छोटा सा फॉर्मूला है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें समझो। संचरण नियतांक एक्चुअली क्या है, अभी देखो संचरण नियतांक अगर बात करेंगे तो इसको शो करते हैं के से। किससे कहते हैं, के। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन क्या होती है, के इक्वल टू क्या होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। बट हमें इससे आजादी चाहिए, तो आजादी के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल टू क्या करेंगे, एन लैम्डा। हमने जस्ट अभी प्रूव करा है, ठीक है। v इक्वल टू क्या है, किसमें प्रूव करा है, किसमें प्रूव करा है, तरंग वेग में प्रूव करा है, ठीक है। v इक्वल टू एन लैम्डा चाहिए। अभी जो भी स्थितियां हमें बन रही है ना, वो बना देते हैं। अभी लैम्डा बराबर में क्या आएगा, यहां से लैम्डा बराबर में आएगा 2 पाई अपॉन के। क्या आएगा, 2 पाई अपॉन के। तो v इक्वल टू क्या आएगा, n लैम्डा बराबर में क्या आएगा, 2 पाई अपॉन के, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो अभी क्या हो गया, v इक्वल टू n इंटू 2 पाई अपॉन के, समझ आ रहे हैं। तो एक ये वाला फॉर्मूला अगर इस स्थिति में लिखना चाह रहे हो, इस स्थिति में लिख लो, तो v बराबर में 2 पाई n अपॉन के, ये भी स्थिति बन सकती है। मतलब एक ही बात है ना, उसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर में क्या आया था, 2 पाई न्यू। तो v बराबर में एक ये स्थिति हो गई,
और तीसरी स्थिति क्या आ जाएगी, v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। अब अभी फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, एक तो फर्स्ट ये वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये सेम ही है, एक ही बात है, बट आपको जो मेंशन की है वो जरूर रखना इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, कई बार एग्जाम में सीधा संचरण नियतांक का फॉर्म पूछ लेता है, के की वैल्यू को बताइए, 2 या 2 पाई अपॉन लैम्डा इज व्हाट, 2 पाई अब लैम्डा है क्या, तो v इक्वल टू एन लैम्डा हमने अभी प्रूव किया है, किसमें, तरंग वेग में प्रूव करा है। और 2 पाई एन किसमें प्रूव किया है, कोणीय आवर्ती में प्रूव किया है। इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी, ओमेगा मानी थी, मानी क्या थी, होती एक्चुअली, ठीक है। तो v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो ध्वनि के अभिलक्षण हमने आज सारे पढ़ लिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ध्वनि का ही है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो ध्वनि का है। उसमें आपको बताएंगे कि श्वर्य, ऐश्वर्य, जो भी ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य जो भी तरंगे होती हैं वो कैसे होती है, ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है, हम बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारी आवाज कैसे वापस परावर्तित होकर आती है, या हमारे जो हॉल बने जाते हैं वो ऐसे इस टाइप से क्यों बनाए जाते हैं, आवाज गूंजती, मतलब वो जितने भी एग्जांपल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो बताएंगे जी आपको। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता देता हूं कि आपको ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में आपको स्थितियां बताएंगे कि उनकी स्थितियां किस किस प्रकार से बन सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।